वो कहानियों में हमने क्या सुना है कि किसी लड़की को मार दिया गया, नई बहू को काट दिया गया, जला दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह। बहुत सारी गंदी गंदी दर्दनाक कहानियां हमने सुनी हैं। हेलो गाइस, द गुड सीकर चैनल में आप सबका फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। तो गाइस, दहेज प्रथा हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा चलती थी। मतलब अगर मैं आज से 10 से 15 साल पहले की बात करूं, तब डाउरी सिस्टम या फिर दहेज प्रथा का बहुत ज़्यादा चलन था इंडिया में, राइट। तो अभी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बिकॉज उस टाइम की जो जनरेशन थी, जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने शादी में जो अपना स्टैंडर्ड अपनाया है, मतलब उन्होंने जो शादी करने का तरीका अपनाया है वो था लव मैरिज, राइट। तो हमारे अगर पेरेंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप उनसे पूछे कि लव मैरिज बढ़िया है या अरेंज मैरिज, तो ये बोलते हैं कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बढ़िया है। तो उन्होंने अपने टाइम में जितनी भी लव मैरिजेस देखी अपने दोस्तों की या अपने से थोड़े से बड़े लोगों की, राइट, तो उनमें से 90% से ज़्यादा शादियाँ खराब हो रही थी, राइट। बहुत सारे लोग डिवोर्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे थे, अलग अलग रह रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, घर बर्बाद हो रहे थे, राइट। तो ये सारे कारण थे। तो अगर आज हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा अच्छी है या अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है, तो उनका आंसर यही होगा कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है। और अरेंज मैरिज के साथ एक टर्म जुड़ी हुई थी जिसका नाम था दहेज, राइट। ये दहेज प्रथा एक्चुअली में क्या है? तो गाइस, दहेज प्रथा हमारे राजाओं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। अब मैं इसका कारण बताता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुई, राइट। तो गाइज, जैसे कि हम सबको पता है कि पहले हमारी इस धरती पे राजाओं का राज चलता था, राइट। ये सारी धरती राज्यों में बटी हुई थी, अलग अलग राजा के पास अलग अलग राज्य थे और वो राजा लगातार लड़ाई करते रहते थे, एक देश से दूसरे देश पे चढ़ाई करते रहते थे, क्योंकि उन्हें अपना राज का विस्तार करना था, राइट। उनको अपना राज्य बढ़ाना था, क्योंकि जितना ज्यादा राज्य बड़ा होगा उतना ही शक्तिशाली उस राजा को माना जाएगा, उतना ही पावरफुल उस राजा को माना जाता था। तो जब वो ऐसे काम करते थे, राइट, एक देश से दूसरे देश पे उन्होंने अटैक कर दिया, दूसरे राज्य पे अटैक कर दिया और उसके बाद फिर उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, तो वहां के जो लोग हैं, जो उस राज्य के राजा के आने से पहले पिछले राजा के प्रति समर्पित थे, वो उनसे विद्रोह ना कर दें। तो इसके लिए उनको ये बहुत बड़ी समस्या थी कि वो उस राज्य में शांति कैसे बनाए रखें, राइट। उन्होंने जिस राज्य पे अटैक किया है, उस राज्य के लोग उस राजा की बात क्यों माने, राइट। तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। तो उसका सलूशन उन्होंने ये निकाला कि वो अपनी सेना के सेनापति, मंत्री या फिर खुद राजा भी उस राज्य के जो नया राज्य उन्होंने अपनाया है, जो नया राज्य उन्होंने हथियाया है, राइट, उसके राजा, मंत्री या सेनापति के घर में अगर कोई लड़की होती थी तो उससे शादी करवा लेते थे, राइट। अगर वो राजा था और राजा ने दूसरा राज्य अपनाया है, तो वहां पे वो नॉर्मल सी चीज क्या होती थी कि उस राजा, अगर वो राजा बहुत बड़ा है तो उसकी अगर कोई बेटी है तो उससे वो राजा शादी कर लेता था। या फिर अगर वो दोनों राजा बूढ़े हैं या फिर वो दोनों राजा बड़े हैं, तो उनके जो बच्चे होते थे, अगर उस राज्य की कोई राजकुमारी थी, उस राजकुमारी की शादी वो अपने बेटे से करवा देते थे। तो इस तरीके से वो शादी क्यों करवाई जाती थी, उसका मेन कारण ये था कि अगर उसके घर का कोई इंसान, उसके घर का कोई परिवार का कोई इंसान उस राजा के घर में है, तो वो राजा वापस विद्रोह करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मेरी लड़की उस राजा के घर पे है, तो अगर मैंने विद्रोह किया तो वो मेरी लड़की को मार सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ऐसे संधियां कराए जाते थे, इसको संधि बोला जाता था, मैत्री संधि होती थी इसका नाम, राइट। तो मैत्री संधि का मेन मकसद ये होता था कि ये विद्रोह ना हो। जब भी कोई नया राजा ने किसी राज्य पे अटैक किया है, तो उस राज्यों के बीच में दोबारा से क्लैश ना हो, दोबारा से विद्रोह ना हो, उसके जो नए राज्य के जो लोग हैं, जो इंसान हैं, राइट, वो उस नए राजा के खिलाफ विद्रोह ना कर दें, इसी के लिए ये शादियां करवाई जाती थी। तो जब ये शादी करवाएगी, तो वो जो पुराना राजा था वो अपनी लड़की को कोई प्रॉब्लम ना दे, जो नया राजा का घर है, राइट, वो उसके घर वाले उस लड़की को कोई प्रॉब्लम ना दे, तो इसके लिए वो सामान देते थे उस लड़की के लिए, उसके गहने बना दिए, राइट, उसको नया साजो सामान दिया, नई अलग अलग चीजें पेश की जाती थी उसको एज अ तोहफे में, राइट, कि वो राजा भी खुश हो कि हाँ, उसके लिए उसके घर पे जो नया मेहमान आ रहा है, जो नई लड़की आई है, पुराने राजा ने उसके लिए बहुत सारे तोहफे दिए हैं। और दूसरा कारण ये होता था कि उसकी लड़की को कोई प्रॉब्लम ना हो, मींस
अगर उस लड़की को बाहर कर दिया जाता है, उसका बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसका बहिष्कार कर दिया जाता है कि हम आपके साथ रिश्ता तो रख रहे हैं नाम के लिए, लेकिन हम आपको अपने परिवार में अपनाएंगे नहीं, तो उस लड़की के पास इतना सामान जरूर हो कि वो अपनी लाइफ को आसानी से गुजार सके। तो इस जो तोहफा देने की जो प्रथा थी, जो ये सामान देने की प्रथा थी, इसका नाम दिया गया दहेज प्रथा, राइट। तो ये दहेज प्रथा इसी तरीके से प्रचलित हुई। तो जब राजाओं ने यह काम करना स्टार्ट किया, उसकी देखा देखी ही उस राज्य के लोगों ने भी फिर ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन राजाओं ने तो इसलिए किया था कि उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लोगों ने इसको बना लिया एक स्टैंडर्ड, उन्होंने बना लिया इसका एक उदाहरण कि अगर मैंने अपनी बेटी को किसी के घर में दिया है, अगर उसको मैं बहुत ज्यादा सामान दे रहा हूं, तो उससे उनका जो लाइफस्टाइल था, जो उनका दर्जा था, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, वो ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इसीलिए लोगों ने इस दहेज प्रथा को अपनाया कि जब भी कोई शादी होती है तो लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को सामान देते हैं। एक्चुअली में वो लड़की के नाम पे होता है, लेकिन दिया वो लड़के के घर वालों को दिया जाता है, ताकि लड़के के घर वाले उस लड़की को परेशान ना करें, उस लड़की को मारे पीटे नहीं, राइट, उस लड़की के खिलाफ कोई तोहमतें नहीं लगाए, मतलब उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाए। और ये प्रथा ऐसे धीरे धीरे प्रचलन में आई और फिर ये एक स्टैंडर्ड बन गई इंडिया में तो खास करके। तो ये प्रतिष्ठा तो बड़ी ही बड़ी। इसके बाद जो लड़के के घर वाले हैं वो इसको अपना मानने लगे अधिकार कि ये हमारा अधिकार है, और वो जिस भी लड़की के घर वाले ये दहेज नहीं दे पा रहे थे उन पे फिर वो फोर्स करने लगे कि आपको हमें ये सामान देना होगा तभी ये शादी होगी। और यही वो रूप है जिसके कारण हमने इतनी गंदी गंदी कहानियां सुनी हैं। वो कहानियों में हमने क्या सुना है कि किसी लड़की को मार दिया गया, नई बहू को काट दिया गया, जला दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह। बहुत सारी गंदी गंदी दर्दनाक कहानियां हमने सुनी हैं जो इस दहेज प्रथा के साथ एसोसिएटेड हैं। और ये इसका जो प्रचलन है, इसका 10 से 15 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था भारत में। हर एक दूसरे घर में हमें सुनने में आ रहा था कि दहेज में उनको ये नहीं मिला और उनका वो रिश्ता ख़राब हो रहा है, या फिर घर से बाहर निकाल दिया गया है, या कुछ कर दिया गया है, या कुछ कर दिया गया है, राइट। तो ये थी वो दहेज प्रथा। और उसके बाद जो लड़के वाले हैं उन्होंने मान लिया इसको अपना अधिकार, और इसी कारण ये दहेज प्रथा एक बहुत ही भयानक रूप ले गई। तो गाइज ये था मेन कारण। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप दहेज लेने के लायक हैं? अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि मैं अपनी शादी में दहेज लूंगा, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप दहेज लेने के लायक हैं? क्या आप वैसे ही राजाओं की तरह उनकी लड़कियों को, जो भी लड़की आपसे शादी करने वाली है, क्या आप उसको वैसे ही रख सकते हैं जैसे राजा रखते थे? क्योंकि राजा के पास बहुत बड़ा राज्य होता था, उस लड़की को कभी भी किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। उसको वर्ल्ड टूर कराया जाता था, मतलब अपने राज्य में घुमाया जाता था, अलग अलग राज्यों में घुमाया जाता था। उनकी हर एक तरीके की जो भी ख्वाहिश होती थी उसको पूरा किया जाता था। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो मेरी इस वीडियो की तरफ से, इस वीडियो के माध्यम से एक दरख्वास्त है कि इस दहेज प्रथा को प्लीज़ बंद कीजिए। क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं किसी भी लड़की की या फिर अपनी, राइट। जो ऐसे राजाओं के जो शौक थे उनको वो पूरा कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दहेज लेने की कभी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना कमा चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उस लड़की की सारी इच्छाएं और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो इस दहेज प्रथा को बंद कीजिए। और मेरा आप लोगों से यही बोलना है कि दहेज प्रथा का एक बहुत ही भयानक रूप हमने देखा है, और इस दहेज प्रथा को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम काट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे मेरे घर में, आपके घर में कभी ना कभी तो कोई लड़की होगी ही, और अगर ये दहेज प्रथा चलती रही तो यहाँ पे तो लोगों के घर बार भी बिक जाते हैं दहेज के नाम पे, और फिर भी लड़के वालों की नाक हमेशा ऊंची रहती है। तो इस थॉट के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।